सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में आज से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 2 अक्टूबर तक बादल जमकर बरसेंगे, जबकि केटी बंदर, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। डिप्टी कमिश्नर बदीन ने हाई अलर्ट जारी करके तमाम सरकारी महकमों के अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची वालों होशियार, खबरदार, आज से होगी बारिश मूसलाधार। अर्बन फ्लडिंग और समुंदर में तोहियानी का भी खदशा। माही रात से 3 अक्टूबर तक समुंदर में ना जाएं। महकमा मौसमियात ने बता दिया, बारिशों के बायस बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कमजोर इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहर में सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। केटी बंदर, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गुज़श्ता रात गर्द चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध ने अपने काबीना अरकान को मॉनिटरिंग की ड्यूटी सौंप दी है। वज़ीर आला के अहकाम पर सूबाई वज़रा जिला वाइज सूरत हाल मॉनिटर करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुकेश कुमार चावला डिस्ट्रिक्ट साउथ और सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। सूबाई वज़ीर शहला रजा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और साजिद जोखियो डिस्ट्रिक्ट मलीर के तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। लियाकत आसकानी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, जबकि मुआवने खुसूसी और जनरल सेक्रेटरी सिंध वकार मेहदी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। शुमाल मशरकी बुहैरा अरब में ट्रॉपिकल समुद्री तूफान की तश्कील हो रही है। महकमा मौसमियात ने शहर में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। हवा का वाज़ेह कम दबाव मजीद शिदत इख्तियार कर गया, जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में डिप्रेशन मजीद शिदत इख्तियार करके समंदरी तूफान बन सकता है। कल पूरा दिन वक्फे से तेज बारिश जारी रह सकती है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जो लो प्रेशर एरिया गुजरात की तरफ मूव करके आया सेंट्रल इंडिया से, वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर मौजूद है। कराची से लो प्रेशर एरिया शिदत इख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है और ख़दशा ये है कि आइंदा 24 घंटों में ये साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस वजह से तो उसको एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मेजर से हैं सारी। तो जैसे कि हम पिछले 2-3 दिन से जिक्र कर रहे हैं कि तेज़ बारिश मतवक्की है, तेज़ आंधी चलेगी उसकी वजह से, और समंदर में लहरों की ऊंचाई भी बढ़ सकती है, तूफानी आ सकती है। और इसमें यही है कि कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, नवाबशाह, दादू और आगे चल के और मारा, पश्चिम गवादर, जिगानी, इन सब इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो खासकर लो लाइंग एरियाज हैं कराची के, नशीबी इलाके हैं, लेकिन कुछ समंदर की सतह के साथ मिले हुए जजीरे हैं, वो जजीरे ज़ेर आप भी आ सकते हैं इसके नतीजे में। तो यकीनन अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं और कराची वालों को बार बार खबरदार किया जा रहा है कि मौसम में अचानक से तब्दीली जो है वो हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात का मजीद क्या बताना है, रबिया खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। रबिया, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरे अरब में हवा का जो कम दबाव था वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है, जो आइंदा 24 घंटों में साइक्लोन में तब्दील होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि हो सकता है कि आइंदा 24 घंटों में जो है वो समुद्री तूफान कराची की साहिली पट्टी से टकराए। अगर तूफान टकराता है तो उसका नाम जो है वो शाहीन रखा गया है, जो कि कतर की जानिब से तजवीज़ करदा है। जो इस साइक्लोन के सिलसिले में बारिशों का आगाज़ है, महकमा मौसमियात का कहना है वो आज शाम से कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान है, तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी हवाओं की रफ्तार जो है वो खासी तेज़ है, 47 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि जब सिस्टम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कराची के ऊपर आएगा तो बताया ये जा रहा है कि इस साइक्लोन के नतीजे में तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि 2007 में जो समुद्री तूफान आया था उनको लग ऐसा रहा है कि सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है। उन्होंने जो है वो जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर किया और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ हवाओं के बायस जो है वो तामीरात को नुकसान पहुंच सकता है, दरख्त और खंबे जो है वो उखड़ सकते हैं। इसके अलावा साइन बोर्ड्स गिरने का खतरा है। तो काफ़ी जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। महकमा मौसमियात का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट महकमा मौसमियात ने जारी कर दिया है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी तमाम बल्दियाती इदारों को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत
हिदायत की है, और ये हिदायत की है कि तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जाएँ, क्योंकि तूफ़ानी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला जिनमें मीरपुर खास, टंडो अलायार, टंडो जान मोहम्मद और जो है वो थरपारकर के इलाके शामिल हैं, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है और नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात का बनने वाले साइक्लोन के हवाले से ये कहना है कि ज़्यादातर जो खदशा है वो खदशा ये है कि ये बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से टकराने के ज़्यादा इम्कानात हैं। अलबत्ता कराची से भी जो है वो तूफ़ान टकरा सकता है, लेकिन अगर ना भी टकराया तो इसकी जो शिद्दत है, और चूँकि साइक्लोन की लपेट में होगा तो शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी बारिशों की, और जो है वो शदीद तूफ़ानी बारिशों के साथ जो है वो तूफ़ानी हवाओं का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतलका इदारे जो है वो KMC, DMC और बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो इस हवाले से वो भी अलर्ट हो चुके हैं, इंतजामात किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम से जो है वो तूफ़ानी बारिश का कराची में आगाज़ हो जाएगा, और कल जो है वो दिन भर और रात में बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी रहेगा। जी ठीक है रबिया, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने देखा कि रबिया खान साहिल समुद्र पर मौजूद तूफानी बारिशों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बदीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुसलसल 2 रोज से बारिश जारी है, जिससे जिला भर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कों और गलियों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक दानिश इलियास से। दानिश बताइएगा। बिल्कुल बेरिया अरब में बनने वाले समुद्री तूफान ने बदीन जिले में भी अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त बदीन की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 दिन से होने वाली बारिश के बायस बदीन समेत कई इलाके पानी के ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिस पर इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान ने बदीन में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद तमाम सरकारी महकमों की जो छुट्टियां थी वो 2 तारीख तक मनसूख कर दी गई हैं। साहिली पट्टी पर इस वक्त तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। माहीगीरों में खौफ हरास पाया जा रहा है। उनकी वहाँ से मुंतकिली के लिए अभी तक इंतजामिया ने कोई भी इकदाम नहीं किए हैं। गुज़श्ता रात से बदीन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रिया, आप हमें यहाँ से अपडेट कर रहे थे, और जिस तरह से आपने देखा भी कि हमारे नुमाइंदे जब हमें अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हवा का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। और यकीनन हम दुआ गो हैं जी कि जो हालात हैं वो मामूल की तरफ वापस लौट आएँ और बेहतरी हो। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। दौरान ऑपरेशन कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर हलाक हो गया है। पाक फौज के 27 साला कैप्टन सिकंदर जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर किया। ISPR एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर ख्वाजादा दीन उर्फ शेर खान हलाक हो गया। दहशतगर्दों की खुफिया पनाहगाह से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन सिकंदर जामे शहादत नोश कर गए। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा होकर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपये 70 पैसे की सतह पर पहुंच गया है। बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताइएगा, ये उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। भी माशी सरगर्मी के लिए बुरी खबर है कि आज भी इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे मजीद महंगा हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद सतह 170 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गया। और 4.5 माह में देखें तो 18 रुपये 42 पैसे डॉलर महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 18 रुपये महंगा होने से पाकिस्तान के 122 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं उसका पाकिस्तानी रुपये में जो बोझ है 2000 अरब से ज्यादा का इजाफा हो गया। इस वजह से पाकिस्तान में जो भी मशीनरी दरामद करेगा, खाम माल दरामद करेगा तो डॉलर महंगा होने तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी, उसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा। और सबसे अहम वजह जो करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का एक्सचेंज रेट में जो शदीद दबाव देखा जा रहा है वो अक्टूबर में देखें जो अभी माल आ रहा है और डॉलर महंगा होने पर जो खरीदा जाएगा उसमें महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा देखा जाएगा। महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा देखा जाएगा। अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पाकिस्तानी रुपए की कदर मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। गुज़िश्ता 4.5 माह में डॉलर की कीमत में 18 रुपये इजाफा हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिरीन बैंकिंग उमूर असद रिजवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है, इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या क्या महंगा होने जा रहा है?
ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے تو انفلیشنری ہوتا ہے جس تیزی سے روپے ویک ہوا ہے، اس کے اثرات جو ہیں ظاہر سی بات ہے بہت سے ایریاز جو ہیں ان کا افیکٹ آئے گا، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہر چیز کی مہنگی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ڈالر بیسڈ ہوتی ہے، تو چینی آپ کی مہنگی ہو جائے گی، آپ کی بیف مہنگی ہو جائے گی. پام آئل تو چلیے آپ کا یہ نیسیسری وہ ریکوائرمنٹ اس کی ہے، لیکن بیٹ اور شوگر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو آپ کو خود پالیسی میں مطلب ایسی ہونی چاہیے کہ جو گندم جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ بنتی ہے، تو اس کا کتنا انتظار کیا جائے، کب تک کیا جائے، کیونکہ 2 دفعہ وہ ہارویسٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ شوگر لے لیں 18 سے 20 مہینے میں 2 دفعہ، تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی ظاہر سی بات جو شارٹ فال ہے، حالانکہ اس کے لیے امپورٹ تو کی جا رہی ہے، لیکن آپ جب امپورٹ کریں گے کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز مہنگی ہے، اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی بھی مطلب ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ پڑے گا. پھر آپ یہ لے لیجیے کہ آپ کا جو پیٹرول ہے، آپ کا الیکٹریسٹی ہے، اس کا امپیکٹ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آئل مہنگا ہوگا اور اس میں گیپ آئے گا، تو سب سے بڑا جو فرق آئے گا اس کی وجہ سے آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اور مزید اضافہ ہوگا، جو کہ آلریڈی تقریباً 2.6 بلین یعنی کہ 2.6 ٹریلین کا یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اسد رضوی صاحب اور ماہر ہیں جی بینکنگ کے معاملات کے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ میپکو نے اوور بلنگ کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن لیسکو نے اوور بلنگ ماننے سے انکار کر دیا ہے. چیئرمین نیپرا نے سی ای او لیسکو کے جواب پر اظہار برہمی کیا ہے. چیئرمین نیپرا کا کہنا تھا کہ آپ سماعت ہیں، جو بات کہیں وہ درست ہونی چاہیے. نیپرا میں عوامی سماعت کا احوال جانیں گے. ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس بتائے گا اس سماعت کا احوال. دیکھیں جی، آج سب سے اہم جو سماعت ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے نیپرا میں، وہ اوور بلنگ کے معاملے پہ ہوئی ہے. میپکو نے جو ہے اعتراف کر لیا ہے کہ مئی کے ماہ میں اوور بلنگ ہوئی ہے. 31 کی بجائے 37 روز کے جو ہے وہ بل بھیجے گئے ہیں. عید الفطر اور دوسری چھٹیوں کی وجہ سے اوور بلنگ ہوئی ہے میپکو کا، اور اگلے ماہ میں بجلی کے بل جو ہے وہ 26 دن کے بھیجیں گے. سی او میپکو کا یہ کہنا تھا. لیکن دوسری طرف جو ڈیسکوس کے جو ساتھ کا حوالے سے جو بات ہوئی ہے چیئرمین نیپرا کی، چیئرمین نیپرا نے کہا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ڈسکس کی جانب سے پیش کیے جانے دلائل بلا جواز ہیں. اگر یہی معاملہ ہے، اگر چھٹی وقت فوجی بارڈر چھوڑ کر گھر آ گئے کہ ملک میں کووڈ کی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو چھٹیاں نکال کے ہمیں بڑی مشکل سے 20 دن ملتے ہیں. لیسکو نے جب اعتراف کرنے سے انکار کیا کہ جولائی میں عاشورہ اور گزشتہ چھٹیوں کے باعث اثر آیا. سی او لیسکو کا یہ کہنا تھا اگر چھٹیوں کے باعث اتنے مسائل ہیں تو کبھی آپ نے نیپرا سے رجوع کیا. چیئرمین نیپرا کہنا تھا اور ڈسکوس کی جانب سے اگر ایسے مسائل ہیں تو تحریری طور پر اتھارٹی کو آگاہ کریں. لیسکو اس بات کو مانتی ہے یا نہیں کہ اوور بلنگ نیپرا اتھارٹی کا کہنا تھا. سی او لیسکو کا سامنے آیا اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اوور بلنگ نہیں ہوئی. ایک ماہ میں 33 دن کا بل، اگلے ماہ جو ہے وہ 37 دن اوور بل کیسے ہوئے. چیئرمین نیپرا کا استفسار ہوا تھا. سی او لیسکو کے جواب پر اتھارٹی کا اظہار برہمی بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی جو دیگر کمپنیاں ہیں ان سے بھی جواب طلبی کی گئی ہے. اور اس پہ نیپرا اتھارٹی جو ہے اپنے تحریری جواب جو ہے سوال مخاطب ہونے کے بعد اپنے تحریری جو حکم نامے میں یہ لکھے گی کہ اوور بلنگ کے حوالے سے اب جو صارفین سے جو اوور چارجنگ کی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے. ٹھیک ہے اویس کیانی، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے مبینہ لینڈ مافیا کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جعلی فیصلہ بنانے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے کر رجسٹرار ہائی کورٹ کو انکوائری کا حکم دیتے ہوئے نیب سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مارچ 2021 میں اسی نام سے ایک درخواست دائر ہوئی تھی جس پر فیصلہ مارچ میں کیا گیا، لیکن اگست کا ایک جعلی فیصلہ بنایا گیا جس کی نشاندہی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر سخت ایکشن لیا ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کی انکوائری کا حکم دیا، جس کے بعد نیب کو خط لکھ کے نیب سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی. اب نیب نے اس پر تعمیری رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے اور اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو کراچی کا ایک لینڈ مافیا جس کا نام اقبال احمد لکھا گیا ہے، اس کی جانب سے یہ فیصلہ تحریر کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اقبال احمد جو جس زمین کا دعوے دار ہے وہ 18 ایکڑ سے زائد کی زمین جو ہے وہ سرکاری زمین ہے. وہ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے حاجی عمر کو نے وہ اپنے نام الاٹ کرائی تھی، جس کے بعد وہ زمین ایک پرویز رئیس نامی شخص نے اس کی وفات کے بعد ایک وصیت نامے کی بنیاد پر اس کا دعوے دار بنا، اور اس کی وفات کے بعد اب یہ جو
इकबाल अहमद है ये उसका दावेदार बना, हालांकि इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं है। तो अब नैब की जानिब से ये तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। ये भी लिखा गया है कि कराची सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दरखास्त जो है वो निपटा दी थी, और नैब ने उस जमीन पर क्वेश्चन लगाया हुआ है, वो फरोख्त नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाना और मशरूबात फ़राहम करने की इजाज़त दे दी है। डोमेस्टिक परवाज़ों पर खाने और मशरूबात की फ़राहमी पर पाबंदी कोरोना वबा के बाइस आयद की गई थी। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ीशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़ीशान, बताएगा अब खाने की इजाज़त होगी परवाज़ के दौरान? जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डोमेस्टिक परवाज़ों पर खाने और मशरूबात की फराहमी की इजाज़त दे दी है। तकरीबन सवा साल पहले जब कोरोना वबा का पीक था तो उस टाइम पर अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर खाने और मशरूबात की फराहमी पर पाबंदी आयद की गई थी ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। मगर अब चूंकि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है और केसेस जो है उनकी तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही है, लिहाजा अब ये पाबंदी जो है वो लिफ्ट कर दी गई है और अब जो लोग अंदरूनी मुल्क सफ़र करेंगे तमाम एयरलाइंस को ये मरासमा जारी कर दिया गया है कि वो अपने अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को खाना और मशरूबात फराहम करें। ताहम ये बात सख्ती से की गई है कि जो खाना फराहम करने वाला केबिन क्रू है वो लाजमी तौर पर मास्क पहनेगा। इसके अलावा हम देखते आ रहे हैं कि परवाज़ों में दौरान परवाज़ मुसाफिर जो है वो अपने मास्क हटा देते थे और वायलेशन की जाती थी, मगर अब इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा कि खाने की सर्विंग के दौरान खास तौर पर मुसाफिर और केबिन क्रू जो है उन्होंने मास्क लगाया हुआ हो। इसके अलावा ठीक है सैयद ज़ीशान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि 1 अक्टूबर से अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले बगैर कोरोना सर्टिफिकेट सफ़र नहीं कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कार्ड के हुसूल के वक्त कोरोना सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA इंतज़ामिया ने मुतलका शोबे को हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसी वाले से बात करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा तफसील। देखिए, NCOC की हदायत के मुताबिक 1 अक्टूबर से अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों जो मुसाफिर होंगे उनके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजम होगा और 1 अक्टूबर से PIA की तमाम अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क परवाज़ों पर सिर्फ वैक्सीनेटेड मुसाफिर ही सफ़र कर सकेंगे। और तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कार्ड के हसूल के वक्त सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और PIA इंतजामिया ने मुतलका शोबा को हदायत जारी कर दी है कि बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड न जारी किया जाए और PIA पर सिर्फ वैक्सीनेटेड मुसाफिर ही सफ़र कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उस्मान। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का सऊदी अरब में मुनक्किदा चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। कहते हैं कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाना और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाना चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का बड़ा कारनामा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का सऊदी अरब में मुनक्किदा चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब के दौरान कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाना और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाना चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का बड़ा कारनामा है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान मोहब्बत काबिल कदर है। चौधरी परवेज़ इलाही शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे पर कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने कभी अवामी खिदमत और उसूलों पर समझौता नहीं किया। ये भी उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में हमारा ख़ानदान ज़हूर इलाही शहीद के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने सारी ज़िंदगी अवाम के हुकूक़ के हुसूल के लिए जिद्दोजहद की। हर साल बरसी के मौका पर हम आपसे अहद करते हैं कि या अल्लाह हम ये ऐसे काम लें जिससे तू और तेरी मखलूक राज़ी हो। हमने हमेशा मजलूमों की मदद करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझा। अपडेट करेंगे आपको, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ेगी। टैक्स गुजारों के पास रिटर्न जमा कराने के लिए सिर्फ आज का ही दिन बाकी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा, मजीद तौसी नहीं की जाएगी, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, FBR की जानिब से वाज़ेह दिया गया है कि FBR रवां साल
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसील नहीं देगा। आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन है और एफपीआर के रीजनल टैक्स दफातर इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से टैक्स गुजारों की मुआवनत के लिए रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। अभी अगर एफपीआर के आईआरएस सिस्टम की बात की जाए तो एफपीआर का आईआरएस सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पे गैर फाल हो चुका है, जिसकी वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजारों को जो कि अपने गोशवारे जमा कराना चाहते हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और सिस्टम गैर फाल होने से लाखों टैक्स गुजार हैं जो कि अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराना चाहते हैं लेकिन वो इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवा पाएंगे। जबकि दूसरी जानब एफपीआर की जानिब से ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि तारीख में तोसील नहीं दी जाएगी, जबकि कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार होगा कि वो कबल अज वक्त जो है वो डेडलाइन गुजरने से कबल जो एप्लीकेशन आएंगी उनकी बुनियाद पे वो एक्सटेंशन दे सकेंगे और 15 रोज की एक्सटेंशन जो है वो एप्लीकेशन की बुनियाद पे दी जा सकेगी। जबकि टैक्स बार्स की जानिब से लाहौर टैक्स बार और पंजाब टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से जो है वो बारहा ये मुतालबा किया गया है। चैम्बर्स और कारोबारी बरादरी की जानिब से भी एफपीआर से मुतालबा किया गया है कि एफपीआर इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 दिसंबर तक तोसी दे, जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान एफपीआर का कहना है कि अभी तक मजमूई तौर पर 17 लाख इनकम टैक्स गोशवारे हैं जो कि जमा हो सके हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो एफपीआर को ताहाल 13 लाख गोशवारों के शॉर्टफॉल का सामना है, क्योंकि एफपीआर ने रवां साल 30 लाख गोशवारों का हदफ मुकर्रर कर रखा था, जबकि तर्जुमान एफपीआर के मुताबिक अभी तक 17 लाख गोशवारे हैं जो कि जमा हो सके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।